हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और हमेशा खुश रहिए, शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से। चलिए, आज एक बात है, आप अगर अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं तब आप बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत कठिनाइयाँ भी सामने आती हैं। कई बार जब ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं तो हम ये सोचते हैं कि शायद हमारा लक्ष्य ही गलत है। नहीं, लक्ष्य गलत नहीं है। आपने कभी देखा है पत्ते, जो हमारा पेड़ होता है, ट्री, जब पतझड़ आता है वो अपने पत्ते बदलता है, अपने जड़ें नहीं बदलता। तो इसलिए अगर आपने कोई लक्ष्य सेट कर लिया है, कोई गोल सेट कर लिया है, कोई आप सोच रहे हैं कुछ अपने जीवन में करने का, कुछ पाने का, कुछ बनने का, तो बिल्कुल उस पर डटे रहिए। अगर उसको नहीं पा रहे हैं तब आप उस पर सोचिए, उस पर दोबारा सोचिए, समझिए, उसको देखिए कि क्या गलती कर रहे हैं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपना लक्ष्य मत बदलिए, यानी कि उनको प्राप्त करने का तरीका चेंज कीजिए। हमेशा याद रखिए, लक्ष्य कभी मत छोड़िएगा, लक्ष्य कभी मत बदलिएगा। जो लक्ष्य है वो बिल्कुल आप अचीव कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जीवन में, आपकी ज़िंदगी में, जिसे आप नहीं पा सकते। तो अगर आप उसे नहीं पा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा, तो एक बार एनालाइज कीजिए चीज़ों को, सोचिए कि मुझसे गलती क्या हो रही है। वो जो मिस्टेक हो रही है उस पर काम करना शुरू कीजिए। तो सिर्फ फिर वही बात याद रखिएगा कि हमारे पेड़ अपनी पत्तियां बदलते हैं, अपनी जड़ें नहीं। तो इसीलिए आप अपने गोल को मत बदलिए, अपने लक्ष्य को मत बदलिए। जो उसे प्राप्त करने का तरीका आप अब तक अपनाते आ रहे थे, जो इस कारण से आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे थे अपने लक्ष्य को, बस उसको प्राप्त करने का तरीका थोड़ा सा बदलिए कि ऐसे क्या चेंजेस लाए जाएं जिससे कि मैं अपने लक्ष्य को जल्दी अच्छे से प्राप्त कर सकूं। क्लियर? चलिए, आज की बात हम करने वाले हैं प्रस्ताव, मोशन के बारे में। हमने इससे पहले क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया। इसी के तहत हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देखा, स्थगन प्रस्ताव देखा, अल्पकालीन सूचनाओं पर बात की। साथ ही साथ हमने देखा कि नियम 377 क्या होता है। इन सारी ही चीज़ों से जो हमने बात करी है अब तक पार्लियामेंट की सीरीज में, इससे क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। क्लियर? आज हम प्रस्ताव के बारे में बात करने वाले हैं। प्रस्ताव भी इसी लेसन के तहत है, यानी कि संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया के तहत ही इसको रखा गया है। इससे पहले मैंने जो पहले चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने प्रस्ताव और संकल्प में अंतर, डिफरेंस बता दिया है। आज हम प्रस्ताव पढ़ेंगे, प्रस्ताव को समझेंगे कि प्रस्ताव होता क्या है। उसके बाद इसके अलग अलग कितने पार्टों में बांटा गया है उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए, आप प्रस्ताव अगर आपको मोटे रूप पर बताया जाए तो आप देखते हैं कि संसद में कितने सारे मामले उठाए जाते हैं, कितनी तरीके से मामले उठाए जाते हैं। कुछ सरकारी सदस्य उठाते हैं, कुछ गैर सरकारी सदस्य उठाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी सदस्य मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि किन्हें बोलते हैं सरकारी और गैर सरकारी सदस्य। आपका काम है कि आप कमेंट कीजिए नीचे, सरकारी सदस्य कौन से होते हैं और गैर सरकारी सदस्य, पहले ही बता चुकी हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि हम संसद में कितने सारे मामले उठाए जाते हैं और वहाँ पे कितनी बड़ी संख्या है ना, कितनी बड़ी संख्या है। अब ऐसा भी नहीं है कि प्रत्येक एक सदस्य एक ही दिन में बोल भी सके। तो इन्हीं कुछ प्रस्तावों के तहत वो अपनी बात रखता है। प्रस्ताव को आप मूल रूप से कह सकते हैं ये एक सजेशन होता है, एक एडवाइस। अगर आप कह सकते हैं कि बस हमें सबसे छोटे वर्ड में बताओ कि प्रस्ताव क्या होता है। प्रस्ताव एक तरीके की एडवाइस कह सकते हैं, एक तरीके का सजेशन कह सकते हैं हम। क्लियर? तो ये चीज़ें हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रस्ताव होता क्या है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम ओरिएंट पढ़ने के लिए हमें उसके तकनीकी शब्द पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तकनीकी हर सब्जेक्ट्स की अपनी कुछ परिभाषा होती हैं, उसके कुछ तकनीकी वर्ड होते हैं, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है और वो ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मैंने मूल रूप से आपको बता दिया है कि अगर आपसे प्रस्ताव पूछा जाए तो सदस्य एक एडवाइस के तौर पर इसे रखते हैं, एक सजेशन के तौर पर। चलिए, तो लोकसभा की सदस्य संख्या बढ़ी होने के कारण सदन की राय या इच्छा जानना कठिन कार्य है। इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए
कोई सदस्य एक प्रस्ताव के रूप में कोई सुझाव सदन के समक्ष रख सकता है। तो क्या कहा गया है कि कोई एक सुझाव है जो सदन के समक्ष रखा जा सकता है। यही बात मैंने आपको बताई कि ऑल ओवर तौर पे अगर हम इसको देखें तो आप कह सकते हैं कि एक सदस्य के द्वारा सदन को दिया जाने वाला एक सुझाव, एक सजेशन या एडवाइस, आप जो कहना चाहें अपने शब्दों में कह सकते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या कहा गया है कि इसमें होता क्या है, इसके अंदर होता है जिसमें उसकी राय, किसकी राय, जिसने इस प्रस्ताव को रखा है, तो जिसमें उसकी राय या इच्छा दी गई हो और यदि सदन लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हो सकता है, दोनों को मिक्स करके बोलते हैं सदन, यानी कि आप अलग अलग बोलना चाहें, लोकसभा बोलिए, राज्यसभा, दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, तो सदन भी बोलते हैं इसको। तो जिसमें उसकी राय या इच्छा दी गई हो और यदि सदन उसे स्वीकृत कर देता है, यानी कि हाँ कर देता है, तो समूचे सदन, यानी कि सारे ऑल ओवर समूचे सदन की इच्छा राय बन जाती है। क्लियर। क्या कहा गया है इसमें? सिर्फ ये बोला गया है कि लोकसभा की सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा है। अब एक एक सदस्य के पास जाके अगर उसकी बातें पूछेंगे, उसकी राय पूछेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए एक प्रस्ताव लाया जाता है, एक प्रस्ताव ला के उस पर राय अर्थात उसकी स्वीकृति जानी जाती है। अगर उस पर सारे सदन की इच्छा या राय हाँ में बन जाती है तो वो चीज़ें पास हो जाती है, नहीं बन जा पाती तो उसमें कुछ संशोधन होता है, उसमें कुछ अमेंडमेंट होता है, नहीं अगर वो भी करके नहीं हो पाता तो फिर वो चीज़ें पास नहीं हो पाती। तो यही चीज़ें यहाँ पर कही गई है। प्रस्ताव संसद का निर्णय जानने के लिए या उसकी राय व्यक्त करने के लिए सदन के समक्ष लाया गया एक सुझाव होता है। देखिए यही बात कही जा रही है ना कि प्रस्ताव संसद का निर्णय, यानी कि किसी बात पर उसका क्या निर्णय है, क्या नज़रिया है, क्या सोचता है सदन इसके बारे में, तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि प्रस्ताव संसद का निर्णय जानने के लिए या उसकी राय व्यक्त करने के लिए, यानी कि अपनी राय व्यक्त करना, मैं इसके पक्ष में हूँ या विपक्ष में, या ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो सदन की राय व्यक्त करने के लिए सदन के समक्ष अर्थात सामने लाया गया एक सुझाव होता है। इस कारण सदन के निर्णय के लिए प्रत्येक प्रश्न को किसी सदस्य द्वारा प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। तो सदन के निर्णय को ही एक प्रस्ताव के रूप में किसी सदस्य के द्वारा रखा जाता है। पहली बात क्या जानी कि जो ये प्रस्ताव होते हैं ये सुझाव, जिसे आप सुझाव कह सकते हैं, सुझाव, एडवाइस या सजेशन होते हैं। दूसरी बात ये है कि सदन के निर्णय, ये सदन का निर्णय होता है, जो सदन के निर्णय यानी कि ऑल ओवर सदन ने एक निर्णय ले लिया, अब किसी एक सदस्य के द्वारा वो जो निर्णय था वो प्रस्ताव के रूप में सदन के सामने रखा गया। ये बात यहाँ पर अब तक इतनी बात यहाँ पर हमने की है। चलिए अब आगे देखते हैं। संसद में निर्णय पूरी चर्चा और वाद विवाद के बाद किए जाते हैं। बिल्कुल किए जाते हैं, बहस होती है, चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, डिबेट्स होती हैं संसद में। नहीं देखते तो आप चैनल देख लीजिए, अब तो मर्ज कर दिया गया है दोनों को, पर कार्यवाहियाँ दोनों ही अलग अलग अपने चैनल पर आएंगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर मर्ज कर दिया गया, ये ठीक है, संसद टीवी नाम रख दिया गया आई थिंक अब शायद। संसद में निर्णय पूरी चर्चा और वाद विवाद के बाद किए जाते हैं, अतः किसी मामले पर सदन में चर्चा अध्यक्ष या सभापति, यानी कि अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष और राज्यसभा में है तो सभापति, तो चर्चा अध्यक्ष या सभापति जैसी भी स्थिति हो, यानी कि जिस भी स्थिति में, अगर राज्यसभा में है तो सभापति करेंगे और लोकसभा में तो अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो कि सहमति से लाए जाने वाले किसी प्रस्ताव पर ही की जा सकती है। तो इसमें एक टर्म, एक कंडीशन रख दी गई है। क्या रख दी गई है कि संसद में निर्णय पूरी चर्चा और वाद विवाद के द्वारा किए जाते हैं, ये बात सही है। अतः किसी मामले पर सदन में चर्चा अध्यक्ष या सभापति जैसी भी स्थिति हो कि जब उस पर सहमति यानी कि उस पर हाँ होगी, उनकी परमिशन होगी, लोकसभा में है तो अध्यक्ष की और राज्यसभा में है तो सभापति की अनुमति होगी, तभी किसी प्रस्ताव पर की जा सकती है चर्चा, परिचर्चा, सहमति से ही, उनकी सहमति से ही वो चीज़ें सदन में लाई जाएंगी, अर्थात प्रस्ताव को उनकी सहमति से लाया जाएगा।
प्रस्ताव वास्तव में संसदीय कार्यवाहियों का आधार होते हैं। अब जो प्रस्ताव लाया गया, जो निर्णय लाया गया, उनके आधार पर ही संसद की जो कार्यवाहियाँ होती हैं, यानी कि कार्य प्रक्रिया चलाई जाती हैं, कार्यवाहियाँ की जाती हैं, उनका आधार आप कह सकते हैं प्रस्तावों को। लोक महत्व का कोई भी मामला किसी प्रस्ताव का विषय हो सकता है। लोक महत्व का कोई भी मामला, लोक महत्व यानी कि लोगों का जिससे हित जुड़ा हो, जनता का हित हो, बड़े स्तर पर किसी का हित जुड़ा हो, लोक महत्व का मामला। लोक यानी कि जनता, जनहित का मामला। और आपको ये चीज़ पहले भी, ये वर्ड हम कितनी बार पढ़ चुके हैं, लोक महत्व का मामला। प्रस्ताव, ये हमने पूरे इस पर बात कर ली। अब बात करते हैं प्रस्ताव पर वाद विवाद की 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाओं में 4 तरीके से स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, तो 4 स्टेप बताए गए हैं। प्रस्ताव पर वाद विवाद की 4 अवस्थाएं हैं। पहली, प्रस्ताव पेश करना। सबसे पहले, क्योंकि कोई भी चीज़ है पहले पेश की जाएगी, पेश किया जाता है प्रस्ताव, तो सबसे पहले प्रस्ताव पेश करना। आपसे सीधा पूछ सकते हैं कि प्रस्ताव की कितनी अवस्थाएं हैं, तो प्रस्ताव की 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेप है। पहला, प्रस्ताव पेश करना। दूसरा, अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रश्न प्रस्तुत करना। तीसरा, यदि अनुमति हो तो वाद विवाद पर चर्चा करना, यानी कि अगर यहाँ अनुमति मिल जाती है अध्यक्ष की, लोकसभा में अध्यक्ष की और राज्यसभा में सभापति की अनुमति मिलने के बाद वाद विवाद यानी कि उस पर डिबेट होना, उस पर चर्चा होना। क्यों? लोकतंत्र है, लोकतंत्र पर कोई भी निर्णय चर्चा, वाद विवाद के बाद ही किए जाते हैं। किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए लोकतंत्र में चर्चा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं बस किसी एक ने फैसला ले दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं होता लोकतंत्र में। लोकतंत्र की खासियत ही है वाद विवाद और चर्चा। नंबर 4, सदन की स्वीकृति या फैसला। ये 4 स्टेप है। क्लियर? या तो उस पे सदन की स्वीकृति मिलेगी या फिर उस पे और कोई फैसला आएगा कि भाई इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, अर्थात इसमें कुछ बदलाव या संशोधन होना चाहिए, जैसा भी हो। तो ये 4 स्टेप थे। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्ताव पेश करने वाला सदस्य प्रस्ताव को ऐसा रूप देता है कि जिस रूप में वह चाहता हो कि सदन उसे स्वीकृत करे। क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ होगी, आप उसको इस तरीके से पेश करेंगे, आप उसके छोटे छोटे पॉइंट्स पर इस तरीके से देखेंगे कोई मिस्टेक ना हो जाए, हर तरीके से वो ठीक हो चीज़ें, कि उसको इस तरीके से पेश करना चाहेंगे जिससे कि वो सदन में स्वीकृत हो जाए, यानी कि उस पर हाँ मिल जाए, उस पर सहमति मिल जाए सदन की। तो यही बात यहाँ पर की गई है। अगर आपको भी अगर अपनी कोई बात मनवानी हो या किसी से किसी बात पर स्वीकृति लेनी हो, घर में पेरेंट्स से अपनी बात मनवाने के लिए कोई स्वीकृति लेनी हो, आपको कहीं घूमने जाना है या फिर कुछ कोर्स करना है, कंप्यूटर या कुछ भी करना है, यानी कि आपको ऑल ओवर अपनी किसी बात को मनवाना है अपने घर वालों से, तो आप उसकी एक रूपरेखा बनाएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स में इसके अपने घर वालों के सामने रखूं, प्लस में जो मेरे प्लस में रहें और इस पर घर वालों की हाँ अर्थात सहमति, अनुमति मिल जाए। ऐसे ही बोलेंगे ना। इसी तरीके की कुछ आप रूपरेखा तैयार करेंगे उनसे बात करने के लिए। तो यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि प्रस्ताव पेश करने वाला सदस्य प्रस्ताव को ऐसा रूप देता है कि जिस रूप में वह चाहता हो कि सदन उसे स्वीकृत करे, परंतु यह बात सदन पर निर्भर करती है कि वह चाहे तो उसे अस्वीकृत कर दे या कुछ संशोधनों के साथ उसे स्वीकृत करे। तो जैसे कि आप पूरा रूपरेखा बना के जाते हैं, प्रस्तुत करते हैं अपने पेरेंट्स के सामने, आप बिल्कुल यही चाहते हैं कि जैसे मैंने चीज़ें प्रस्तुत करी हैं एज इट इज़ वो पास हो जाएं, चाहते हैं। परंतु कई बार ऐसा हो भी जाता है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। वो आपके पेरेंट्स के ऊपर है कि वो चाहे तो उसको वैसा पास करें, चाहे तो उसमें कुछ बदलाव अर्थात संशोधन करें। तो यही चीज़ यहाँ पे की जा रही है कि सदन में वो इस तरीके से सदस्य रखता है कि जिस रूप में उसने रखा है वैसा ही पेश हो जाए, परंतु यह बात सदन पर निर्भर करती है कि वह चाहे तो उसे अस्वीकृत कर दे। तो पेरेंट्स चाहे तो आपके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दें, अनुमति ना दें, चाहे तो उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दें, कह दें कि बेटा ठीक है आप कर लेना पर थोड़े दिन बाद, या फिर ये चीज़ ज़्यादा पैसे है इसके, इतने पैसों में ये चीज़ नहीं दी जाती है तो कम में आती है, या फिर कोई भी संशोधन कर दें वो उसमें कि ठीक है आप कंप्यूटर के जगह ये कर दो, ये वाली चीज़ रख लो, ये चीज़ ऐसा मत करो, ये कर लो, ये मत करो, वो कर लो। तो इसी तरीके से क्या काम कर सकते हैं, चाहे तो वो आपकी बात पर, आपके प्रस्ताव पर अनुमति दे दें, चाहे तो
उस पर अस्वीकृति दे दें या फिर उसमें कुछ संशोधन कर दें, कुछ बदलाव के साथ आपको अनुमति दे दें। तो यही बात यहाँ पर भी कही जा रही है। चलिए, इस प्रकार जो सदस्य उस प्रस्ताव के किसी भिन्न रूप में स्वीकृत किए जाने के इच्छुक हो, वे पीठासीन अधिकारी द्वारा मूल प्रस्ताव यानी कि जो प्रस्ताव पेश किया गया था एज इट इज, यानी कि एज इट इज जो प्रस्ताव पेश किया गया था बिना किसी संशोधन के, यानी कि वो मूल प्रस्ताव जैसा पेश किया गया था वैसा का वैसा ही मूल प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद संशोधन या स्थापनापन्न प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। तो आप प्रस्ताव पेश करने के बाद उस पर अगर आप चाहते हैं कि इसको पास किया जाए पर कुछ बदलावों के साथ, तब आप क्या करेंगे, उस बदलाव को करने के लिए आप या तो संशोधन यानी कि अमेंडमेंट या स्थानापन्न प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर की गई है। अब आगे देखते हैं, प्रस्ताव भिन्न भिन्न सदस्यों द्वारा भिन्न भिन्न प्रयोजन से पेश किए जाते हैं, यानी कि प्रस्ताव अलग अलग सदस्यों द्वारा, जैसे गैर सरकारी सदस्यों के द्वारा भी पेश किए जा सकते हैं और सरकारी सदस्यों के द्वारा, और सभी के उद्देश्य भी अलग अलग होंगे। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है कि प्रस्ताव भिन्न भिन्न सदस्यों के द्वारा भिन्न भिन्न प्रयोजनों से पेश किए जा सकते हैं। प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा तथा गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किए जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या प्रस्ताव सिर्फ सरकारी सदस्य पेश कर सकते हैं? नहीं, प्रस्ताव सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरीके के सदस्य पेश कर सकते हैं। अगर आप पार्लियामेंट की सीरीज को शुरू से ही फॉलो करते आ रहे हैं तो मैंने ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य कौन होते हैं। आपको कमेंट करना है, नीचे बताना है कि कौन सरकारी सदस्य हैं और कौन गैर सरकारी, किन्हें बोलते हैं सरकारी और गैर सरकारी सदस्य। चलिए, सामान्यतः सरकार के प्रस्ताव किसी नीति, सरकार देखिए आपका, अगर आपने देखी है पहले चीज़ें तो आपका आंसर भी इसी ये जो अब हम पढ़ रहे हैं पहला ग्राफ इसमें मिल जाएगा। सामान्यतः सरकार के प्रस्ताव किसी नीति या कार्यवाही के लिए सदन का अनुमोदन प्राप्त करने के संबंधी प्रस्ताव होते हैं, यानी कि जो सरकार प्रस्ताव पेश करती है, अगर सरकार कोई नीति बना रही है, कोई कार्यवाही कर रही है तो उसको अनुमति लेनी है सदन की, तो ज़्यादातर इसी चीज़ से संबंधित होते हैं, यानी कि सरकार की कोई कार्यवाही है, कोई नीति निर्माण हो रहा है तो उस पर अनुमति से संबंधित ज़्यादातर सरकार के प्रस्ताव होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश प्रस्तावों का उद्देश्य सामान्य तौर पर किसी मामले पर सरकार की राय या विचार जानना है। तो ये डिफरेंस है। जो गैर सरकारी सदस्य प्रस्ताव पेश करते हैं वो ज़्यादातर जो प्रस्ताव होते हैं उनका तात्पर्य या उद्देश्य सामान्य तौर पर, हमेशा नहीं, ज़रूरी नहीं है, हमेशा नहीं कहा गया, बस सामान्य तौर पर, यानी कि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जिसमें सरकार की राय जानना चाहते हैं, उनके विचार जानना चाहते हैं, संसद जानना चाहती है कि कोई भी चीज़ है तो इस पर सरकार की क्या राय है, क्या विचार है। और जो सरकार प्रस्ताव पेश करती है उनका उद्देश्य होता है संसद की अनुमति लेना। तो ये दोनों डिफरेंस है। प्रस्ताव सदन की विभिन्न कार्रवाइयों से संबंधित होते हैं, अलग अलग कार्रवाइयों से संबंधित होते हैं प्रस्ताव। उन्हें 3 प्रमुख श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहली श्रेणी क्या है? मूल प्रस्ताव, सब्सटेंटिव, क्या बोलते हैं इसको? सब्सटेंटिव, मूल प्रस्ताव। दूसरा है स्थानापन्न प्रस्ताव, सब्स्टिट्यूट। नंबर 3 सहायक, यानी कि सब्सिडियरी प्रस्ताव। तो ये 3 प्रस्ताव हैं। अब हम इन्हीं के बारे में जब हम अगली बार बात करेंगे तो इन्हीं तीनों प्रस्तावों पर हम डिटेल बात करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।